तो एक मैसेज गया कि अभी ये सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। वैसे ही स्थिति ट्रांसफ़र में थी। ट्रांसफ़र में 3-4 स्थान पर पैसे लिए जाते थे। एक तो डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत है, पंचायत में जो उसकी बॉडी है, पंचायत की बॉडी जो सामान्य सभा बनती है, इसमें पास करवाना पड़ता है कि हम हमारे डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए हम एनओसी देते हैं। तो मैंने पहले वो ही बंद करवा दिया कि कोई डिस्ट्रिक्ट को एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। तो वो छोड़ दिया। तो वहाँ से भी हंगामा हुआ क्योंकि वहाँ भी करप्शन होता रहता था। और फिर जहाँ जाना है वहाँ कितनी सीट खाली है वो मुझे दिखाइए। और इसके बाद सबसे पहले वो किया कि कितनी सर्विस, लेंथ ऑफ द सर्विस, सीनियरिटी का लिस्ट बना, पूरे गुजरात का बनवाया, हर एक डिस्ट्रिक्ट का बनवाया, हर एक तालुका का बनवाया। और बाद में जितनी सीटें खाली थी इतने ही हमारे टीचर्स आते थे, बैठते थे, कहाँ जाना है वहाँ चूज कर आप जाइए, और किसी के पास से कोई रुपया नहीं लेते थे। ये 2 और तीसरा एक करप्शन होता था एग्ज़ाम में। करप्शन भी होता था और जहाँ एग्ज़ाम का सेंटर था वहाँ भी लिखवाया जाता था, चिट्ठियाँ चपाटी सब लोग देते थे। इसमें काफ़ी पुलिस भी इसमें बनी हुई थी, पुलिस भी इसमें सम्मिलित थे। लेकिन पूरा एक आयोजन करके, और ख़ास करके मैंने कोई इसके सामने डंडा नहीं उठाया, लेकिन टीचर्स की सभाएं की, पेरेंट्स की सभाएं की, आचार्य की सभाएं की, और समाज को इसके साथ जोड़ा कि आप जो आपके बच्चे जो कर रहे हैं वो आगे नहीं आएंगे। चोरी करके पास होने वाला बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। ऐसे करके पूरे साल भर बच्चों को स्कूल में सिखाया गया, और बाद में वो उसके पास लिखवाया गया कि मैं चोरी नहीं करूँगा। पेरेंट्स भी लिख कर देता था मेरे बच्चा चोरी नहीं करेगा। ऐसा एक जनमानस को तैयार करके चोरी की जो आदत थी इसमें से बाहर लाए, और आज अच्छा परिणाम आया है, कहीं चोरी नहीं होती है। बोर्ड में भी वैसा ही होता था। तो हम टीचर्स को एक स्थान पर रखते थे। घर पर आंसर बुक देने का बंद कर दिया। घर पर किसी को ही नहीं करना है। आप एक रूम में बैठो, वहाँ ही जांच करना है। बैठेगा एक सुपरवाइज़र, वो देखेगा बाहर निकलना ही नहीं। वहाँ जाए तो उसको 15 कॉपी मिल जाती, 15 जांच करके आप चले जाओ। जितने भी आपने नीति नियम बताया उसको बड़ी सख्ताई से आपने उसको बड़ी सख्ताई से लिया, तब तो जाकर उसमें चेंज हुआ, और आज वही स्थिति चल रही है। लेकिन आपको इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी होंगी मैम, कि जब भी कोई चीज़ चल रही है, एक चीज़ अगर उसको आप बहुत सख्ताई से तुरंत उसे स्टॉप करते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो जिन लोगों का इसमें हित होता है वो नाराज़ होते होंगे। मैंने बताया सबसे पहले तो मेरे कार्यकर्ता नाराज हुए, फिर जो लोग ये सौदाबाजी करते रहते थे, बिचौटिया जिसको बोलते हैं, वो भी करते थे, और मुझे सब बताते थे कि ये मत करो, आप फिर से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, सब लोग आपको हराएंगे। क्योंकि आज तक जितने लोग शिक्षा मंत्री बने हैं वो दूसरी बार जीत कर नहीं आए। तो मैं उसको वही जवाब देती थी कि मुझे दूसरी बार जीतना ही नहीं है। मैं जिस काम के लिए आई हूँ और जिस काम के लिए पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा 5 साल के बाद क्या होने वाला है, ये मैं नहीं सोचती। सिर्फ अच्छा काम करो। यदि जनता चाहेगी तो दूसरे बार जीत कर भेजेगी, नहीं चाहेगी तो घर पर बैठेंगे, काफ़ी काम। बिल्कुल, ये जो आपके असूल हैं उसी वजह से आप आज इतनी बड़ी सफलता आपने छुई है। आपने शुरू से ही, आप जैसे बचपन में थे, आप एथलीट थे, तब आपको वीर बाला का पुरस्कार मिला, फिर आपने नदी में डूबते हुए एक महिला को बचाया, फिर आपको प्रेसिडेंट ब्रेवरी अवार्ड मिला, फिर आपको प्रेसिडेंट अवार्ड और मिला टीचिंग के क्षेत्र में। तो जो आप एक बार आप धार लेते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो आप करके रहते हो, यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे साथ में। लेकिन मैम आगे बढ़ते हैं। आज आप मुख्यमंत्री हैं, 125 दिन आपने पूरे कर दिए हैं, और उसमें कई अच्छे कदम आपने उठाए हैं, और इसमें सबसे बड़ा कदम है वो है महिला सशक्तिकरण का। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। महिलाओं को महिला स्वयं पहले तो सशक्त है। मैंने सशक्तिकरण किया है ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि महिला स्वयं सशक्त है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। उसको ये विश्वास नहीं होता है कि मैं ये काम कर सकूँगी। जो काम मैंने कहा वो ही किया,
कि आप मत सोचो कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ये सोचो कि आपके पास सब कुछ है। आगे बढ़ते रहो, हिम्मत से आगे बढ़ो। ये काम हम लोगों ने महिलाओं के बीच में बैठकर किया, इसीलिए आज महिलाएं काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। फिर उसको जो ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया उनको। ट्रेनिंग देने के बाद उसको आवश्यकता थी कि हमें कुछ आर्थिक उपार्जन करने के लिए कुछ चाहिए हमारे हाथ में, तो इसके लिए हम लोगों ने गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया। उसमें महिलाओं को सब कुछ दे रहे हैं और उसके आधार से, उसको आधार लेकर उसका उपयोग करके आज वही महिला जो आपको कमज़ोर दिखाती थी और उसको स्वयं उस पर भरोसा नहीं था, वो आज महिला 5-10 हज़ार रुपया कमाई लेती है और पूरे परिवार को आगे ले जा रही है। तो मैंने वो ही किया कि प्लेटफॉर्म दिया, ट्रेनिंग दी और बाद में उसको एक विश्वास आता है, तब वो आगे चल जाती है। इसके बाद उसको आवश्यकता नहीं है कि इसके पीछे रहो और उसके पीछे से धक्का मारते रहो, स्वयं आगे चलती है। आपने महिलाओं को एक और मौका दिया। एक मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ कि मैंने जो राखी मेला का आयोजन किया, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि राखी तो बनाती है, लेकिन राखी बेचने के लिए हमें उसको एक एग्जीबिशन रखना चाहिए जहाँ गांव की महिलाएं आकर वहाँ अपनी राखी बेचें। मैंने एक ही सूचना दे दी मेरे अधिकारियों को, मैं डिस्ट्रिक्ट में या तालुका प्लेस पर एक छोटा सा रूम आप ले लो और इसमें महिलाओं को बुलाओ और जिसने जो राखी बनाई हो आकर वो बेचे। इतना छोटा सा काम होने की वजह से महिलाओं की राखी तो चली ही गई, बेच गई, लेकिन 1 करोड़ रुपया महिलाएं कमाई। और मैंने अभी कहा है कि नेक्स्ट साल में भी हम करेंगे राखी मेला, तो आज से आप अच्छी राखी बनाइए। बिल्कुल, तो उसको पैसे मिलेंगे उससे। एक और आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, वो है सैनिटाइजेशन का, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज दिन तक कभी इस समस्या को लेकर कोई गंभीर नहीं था, लेकिन आपने रूट्स में जाके पता किया कि आखिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है महिलाओं को, तो उसके लिए आपने एक नया अभियान शुरू किया। मैं गांव की रहने वाली हूँ। गांव में क्या स्थिति थी, क्योंकि मैं तो 20-25 साल वहाँ रही हूँ और कोई गांव ऐसा नहीं था कि जहाँ टॉयलेट हो। धीरे धीरे करके जो लोग आगे गए, शहर में बसे और शहर में बसने के बाद उसके बच्चे जब गांव में आते थे, घर में आते थे, तब उनको पता चला कि ये तो बच्चे शहर में से आए हैं, तो वहाँ तो टॉयलेट घर में होता है, इधर हमारे यहाँ नहीं है। तो इसकी वजह से कई लोगों ने अपने घर में टॉयलेट बनाए, लेकिन कई ऐसे परिवार गांव में रहे जो गरीब थे, तो उसके घर में तो आज भी टॉयलेट नहीं है। और टॉयलेट नहीं होने की वजह से खास कर महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। एक तो जो प्रेग्नेंट वूमन है, उसको मान लो कि सुबह में जाना है लेकिन वो नहीं जा पाएगी, तो उसको रात तक इंतज़ार करना पड़ता है और रात होती है 8 बजे, रात को 9 बजे जाती है, तो ये जो 12 घंटा जाता है तो उसकी क्या परेशानी होती होगी, वो एक सिर्फ महिलाएं जान सकती हैं। और जो हमारी बच्चियों हैं जो 10 साल से लेकर 20-25 साल की हैं, उनको भी प्राइवेसी चाहिए। जो डिलीवरी हुई है कोई महिला को, तो उसको भी प्राइवेट जगह चाहिए। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो समाज में जो एक सेंसिटिविटी होती हो, ये वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पैसे हैं, फिर भी वो नहीं बनाते, क्योंकि चले जाते हैं। और तीसरा सबसे वो चिंताजनक बात है कि जो इस लोगों ने ये सर्वे किया है कि जो देश भर में महिलाओं पर जो अलग अलग प्रकार के हिंसा होती है, अत्याचार होते हैं, इसमें 30% अत्याचार सिर्फ रात को टॉयलेट जाते हैं तब होता है। तो यदि हमारे घर में एक टॉयलेट आ जाता है तो 30% तो कम हो जाता है। गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है कि चलो रात को भी उनको परेशानी, लेकिन पूरे देश की महिलाओं को वो स्थिति है। इसीलिए मैंने सोचा कि घर घर टॉयलेट बनाना चाहिए और उसका एक अभियान चलाना चाहिए। तो मैं 4 महीने से अभियान चलाती हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व है, आनंद है कि गांव की महिलाएं ही लगी है अपने घर में टॉयलेट बनाने के लिए। और जहाँ भी हमारी महिला सरपंच है, तो महिला सरपंच आज मुझे लेकर आती है कि हम लोगों ने हमारे गांव में पूरे टॉयलेट बना दिए हैं, तो मैं उसका अभिनंदन करती हूँ। और समाज के लोग भी आ रहे हैं,
मैं बताती हूँ कि भाई आप करोड़ों रुपये का डोनेशन देते हो, करोड़ों रुपये का डोनेशन देते हो, आपके पास CSR है, तो टॉयलेट के लिए क्यों डोनेशन नहीं दे सकते हो? तो आज लोग भी आगे आ रही हैं। आज मैं इधर आई हूँ मुंबई में, तो 5 करोड़ रुपये का डोनेशन दिया टॉयलेट के लिए। एक छोटी सी सोच, एक अभियान का स्वरूप पकड़ती है। और मैं मानती हूँ कि मैंने तो 3 साल किया है, ये 3 साल में अभियान पूरा करना है, लेकिन जिस तरह लोग लगे हैं और सहयोग मिल रहा है, CSR का उपयोग हम कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि 1.5-2 साल में पूरे गुजरात में टॉयलेट हो जाएंगे। मैम, आपने एक और अच्छी चीज़ गुजरात के लोगों के लिए की, और वो ये था कि कुपोषित बच्चे तो हर जगह पे हैं पूरे देश में, लेकिन गुजरात में कुपोषण जल्द से जल्द ख़त्म हो, उसके लिए आपने कई स्कीमें भी चलाई, और ख़ास तौर पर एक उदाहरण आपने सारे नेताओं के सामने रखा कि मुझे फूल की मालाएं मत पहनाओ, मुझे फ्रूट्स दो, मुझे अनाज दो जो कुपोषित बच्चों को पहुँचाते हैं। हुआ ऐसा कि मेरा पहला प्रोग्राम था कृषि रथ यात्रा का, तो एक प्रेजेंटेशन हो रहा था कि आप मोरबी आओगे तो मोरबी में क्या क्या होगा, और हमारे कार्यकर्ता आपको फूलों से आपका सम्मान करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो तुरंत मेरे मन में आया कि ये फूलों से मैं क्या करूँ। तो तुरंत मैंने सोचा कि अच्छा ऐसा करो, फूलों से स्वागत नहीं करना है लेकिन फलों से कर सकोगे? वे लोगों ने बोला कि हाँ वो भी हो सकता है, तो फलों से करो। या फल नहीं है तो आप मुझे मग, चने सब कुछ दे सकते हो, तो वो दे दो, ड्राई फ्रूट दे दो, चने और सींग दे दो। सौराष्ट्र तो सींग से भरा हुआ है, तो मुझे सींग दे दो फिर भी चलेगा। तो वे लोगों ने सोचा कि तो अच्छी बात है, फिर क्या करोगे? तो फिर आंगनवाड़ी में देना है, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो आंगनवाड़ी में जाएगी और आंगनवाड़ी में जाकर बच्चों को खिलाएगी, तो मेरा 2 काम हो जाएगा। हमारे कार्यकर्ता आंगनवाड़ी में पहले नहीं जाता था, तो अभी इसकी वजह से वो जाएगा वहाँ, तो आंगनवाड़ी में बच्चे हैं, महिला आती है, सब लोग देखेंगे, तो मेरे पास फीडबैक भी आएंगे और ये बच्चों को वो खाने के लिए मिल जाएगा। तो आज पूरे गुजरात में तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी वो काम हो रहा है, और अच्छा लगता है जब बच्चा, एक छोटा बच्चा जिसको कभी भी 3 साल का हुआ लेकिन कभी एप्पल खाने का अवसर नहीं मिला है, तो ऐसे बच्चे के हाथ में जब हम एप्पल देखते हैं और वो एक खाता है, तब इतनी खुशी होती है कि चलो ये बच्चों को तो फल तो मिल गए। और आज गुजरात के कई लोग ऐसे हैं तो एक आंगनवाड़ी एडप्ट की है और उसके ध्यान रखते हैं वहाँ जाकर, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। आज मैं इधर आई हूँ तो मुझे भी फल की टोकरियाँ दी गई वहाँ से। मैम, एक आपने ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता बनी रहे, लोगों का संवाद आपसे जल्दी हो, बहुत पहले जब आप मिनिस्टर थी उस समय भी आप लोक दरबार आपने शुरू किया था, अब आपने लोकमंच शुरू किया, इसमें कितनी सफलता आपको नज़र आ रही है और कितनी पारदर्शिता मेंटेन हो रही है? जब मैं एजुकेशन में थी तब मैं लोक दरबार करती थी, उसका अनुभव तो मेरे पास था ही, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनी तो वहाँ क्या होता था कि मैं सिर्फ एजुकेशन का ही काम कर सकती थी, दूसरे डिपार्टमेंट का तो मैं लोक दरबार नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि गांव में इतने प्रश्न है वहाँ, और तालुके में जाता है तो अधिकारी नहीं मिलता है, तुरंत प्रश्न का समाधान नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है वही स्थिति है, और मेरे पास आता है, मंत्रियों के पास जाता है तो तुरंत उसका निकाल नहीं आता है, और हम भी मॉनिटरिंग करते नहीं कि क्या हुआ उसका। हम भी एक कागज़ भेज देते हैं सेक्रेटरी के पास, तो सेक्रेटरी वो नीचे भेज देता होगा, तो उसका काम नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई काम हम करें कि जो उसका प्रश्न का समाधान तुरंत वहाँ स्थान पर हो जाए। तो लोक संपर्क सेतु के नाम से एक योजना बनी, और मैंने सभी कलेक्टरों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि भाई 1 अगस्त से काम शुरू होगा, तो आप 15 दिन पहले एक गांव में एक प्रेस वगैरह ले लो और वहाँ से जितने प्रश्न हैं वो आप उसकी एप्लीकेशन वगैरह ले लो। एप्लीकेशन आने के बाद जिस डिपार्टमेंट का ये काम है वो पूरा करें इसमें, और हमारे मंत्री और खुद मैं आऊँगी, और जिसने एप्लीकेशन किया है वो हमारे सामने बैठे और आपका ये प्रश्न है उसका निकाल हुआ नहीं हुआ उसके सामने करो। तो वे काम शुरू हुआ। तो मैं सबसे पहले मातर में गई थी, क्योंकि हम वो भी दृष्टि ध्यान में रखते हैं कि जहाँ हमारे चुनाव आने वाला था, बाई इलेक्शन,